नमस्कार। झारखंड के कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के गठन पर संशय बना हुआ है। 28 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ तो ले ली, लेकिन अपने मंत्रिपरिषद को अब तक नहीं बना पाए हैं। 6 दिन गुजर चुके हैं और अभी भी दिल्ली के गलियारे में झारखंड के मंत्रिपरिषद के गठन को लेकर के गहन चर्चा हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कहीं न कहीं गतिरोध जारी है और कहीं न कहीं कुछ रोड ब्लॉक झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के बीच हो रहे बातचीत से निकल कर के आ रही है। अकेले सिर्फ हेमंत सोरेन अभी सरकार में शामिल हैं और कौन मंत्री बनेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा से कौन होगा, कांग्रेस से कौन होगा, राजद से होगा कि नहीं होगा, सीपीआई एमएल से होगा कि नहीं होगा, इन सब सवालों पर प्रश्न चिन्ह अभी भी बना हुआ है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड के जानकार और झारखंड की राजनीति को बहुत ही करीब से जानने वाले हमारे वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषज्ञ अमित कुमार। अमित जी से हम जानना चाहेंगे, अमित जी, 6 दिन गुजर गए लेकिन अब तक झारखंड मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हो पाया। कहाँ अटक गया है मामला? नमस्कार मनीष जी, राशीना हिल के दर्शकों को भी नमस्कार। मनीष जी, आपने सही कहा, आज 6 दिन हो गए हैं। 28 तारीख को ही 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिया था, लेकिन आज 6 दिन के बाद भी अभी तक घोषणा नहीं हुआ है मंत्रिमंडल का। लेकिन जैसा सूत्र बता रहे हैं, ये जो देरी है कांग्रेस के चलते हो रहा है मनीष जी। जेएमएम से कौन मंत्री बनेगा ये तय हो चुका है, आरजेडी से कौन मंत्री बनेगा ये तय हो चुका है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान कहीं ना कहीं अभी तक अपने लोगों का चुनाव नहीं कर पाया है। और जैसा जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा विधायक जो मंत्री के दावेदार हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं और लॉबिंग चल रहा है अपने ढंग से। तो केवल और केवल कांग्रेस हाईकमान के इनडिसीजन के चलते अभी तक ये मामला लटका हुआ है, लेकिन सूत्र बताते हैं जल्द ही झारखंड में मंत्रिमंडल की घोषणा हो जाएगी। और जहां तक कांग्रेस के अंदर जो दावेदार हैं, तो इसमें अलग अलग सूत्र अलग अलग अपने अपने लॉजिक से अलग अलग नाम बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए। जहां तक आरजेडी का सवाल है, तो आरजेडी ने अपना नाम तय कर लिया है। सुरेश पासवान वहां से मंत्री के लिए सबसे बड़े दावेदार के रूप में उभरे और शायद उन्हीं का नाम है। और जेएमएम के भी 6 मंत्री, टोटल 12 का वहां स्ट्रेंथ होगा। एक सीएम के अलावा 11 और मंत्रिपरिषद में सदस्य हो सकते हैं, तो 11 सीट खाली है। तो 6 सीट जेएमएम के पास होगा। 4 कांग्रेस को चुनाव करना है, उनके 16 विधायक जीते हैं, तो 16 में 4 विधायक मंत्री बनेंगे और आरजेडी और कम्युनिस्ट मिला के एक ही मंत्री होगा। तो मुझे लगता है कि केवल आरजेडी से सुरेश पासवान नए मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे। तो कांग्रेस का अमित जी हर चौथा विधायक मंत्री बनने जा रहा है। जी अमित जी, कांग्रेस का जो 16 विधायक है, तो अगर आंकड़ा देखें तो हर चौथा विधायक जो है वो मंत्री बनेगा। और कांग्रेस की तरफ से ये भी मालूम चल पा रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय से करीबन कम से कम एक तो पक्का ही है, लेकिन 2 भी मंत्री बन सकते हैं, ऐसी बातें सुनने में आ रही है। और संथाल परगना वाले इलाके में वो अमित जी के पास ज्यादा जानकारी होगी, कौन कांग्रेस की तरफ से दावेदार मजबूत हैं। अमित जी, आप हमें ये बताएं कि कांग्रेस की तरफ से सभी दिल्ली में बैठे हुए हैं और बड़े नेताओं के घरों का चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या माहौल दिल्ली में है, क्या कर रहे हैं ये, और कौन कौन इस दौड़ में आगे चल रहे हैं? मनीष जी, आपको ध्यान होगा कि पिछले जो हेमंत जी की जो पिछली सरकार थी, उसमें आलमगीर आलम कांग्रेस के मंत्री थे और फिलहाल वो जेल में है। उनकी पत्नी निशात आलम बहुत ज्यादा वोटों से जीत कर आई है। तो जो एक कंफ्यूजन है कि निशात आलम और इरफान अंसारी में कौन मंत्री होगा। आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद इरफान अंसारी को हेमंत सोरेन ने मंत्री बनाया था, अपने कैबिनेट में ले लिया था। तो आज भी इरफान अंसारी सीता सोरेन को हराकर विधायक बने हैं। तो इरफान अंसारी का भी दावा मजबूत है और आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम के लिए भी दावेदारी आलमगीर आलम ने किया है। और आलमगीर आलम दिग्गज कांग्रेसी नेता रहे हैं और हालांकि अभी जेल में बंद हैं।
तो यहाँ जो आप माइनॉरिटी की बात कर रहे थे, तो ऐसा नहीं होगा कि दो दो मुसलमान को कांग्रेस ये मौका देगी। कोई इन दोनों में कोई एक ही मंत्री होगा, इतना तो तय है, जैसा जानकार बताते हैं। इसके अलावा रामेश्वर उरांव एक चेहरा, वो भी वित्त मंत्री के रूप में हेमंत सरकार में, पिछली सरकार में वो थे। तो हेमंत सोरेन भी एक मंत्री होंगे। हालांकि उसी इलाके से आती हैं शिल्पा नेहा तिर्की, जो पुराने कांग्रेस नेता बंधु तिर्की की बेटी हैं और अभी विधायक बनकर आई हैं। पिछले विधानसभा में भी वो विधायक थी, तो उनका भी नाम चल रहा है। एक राजेश कश्यप है खिजड़ी से, उनका भी नाम चल रहा है। लेकिन जो दक्षिणी छोटा नागपुर का इलाका है, उससे कोई एक ही होगा। तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि बहुत सीनियर है रामेश्वर उरांव। केंद्र में भी वो एसटी आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं, और लगातार से जब से गठबंधन की सरकार, जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की सरकार झारखंड में है, तब से वो महामंत्री परिषद के सदस्य रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रामेश्वर उरांव का नाम आगे चल रहा है। हाँ, पलामू कमिश्नरी से चुन्नू राम राधा कृष्ण किशोर, उनका नाम चल रहा है कि शायद वो मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं। ऐसे ही दीपिका पांडे भी और प्रदीप यादव, इन दोनों का भी नाम चल रहा है। और एक जयमंगल सिंह भी, चूंकि वो जहां से चुनाव राजेंद्र सिंह के बेटे हैं, और जो अब हम लोग जो बार बार बात करते हैं जयराम महतो का, तो जयराम महतो जो दूसरे सीट पर जहां हारे हैं, तो वहीं अनूप सिंह के साथ वो दूसरे नंबर पे थे। अनूप सिंह ने उनको हराया, और रविंद्र पांडे बीजेपी के जो पूर्व सांसद थे, वो तीसरे नंबर पर उस सीट से रहे हैं। और ये हेमंत सोरेन के काफी करीबी हैं। अब कांग्रेस आला कमान किसका नाम तय करता है, लेकिन सूत्र जो मुझे बता रहे हैं, हेमंत सोरेन चाहते हैं कि जयमंगल सिंह कांग्रेस की तरफ से एक मंत्री जरूर हो। तो मुझे लगता है डिले में ये भी कुछ कारण होगा कि हाईकमान कुछ अलग लिस्ट चाहता होगा, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि हेमंत सोरेन का इनडायरेक्ट कुछ ऐसा दबाव हो कि आप इन नामों पर भी पुनः चर्चा करें। और जो नंबर वहां भी आया है, जिस हिसाब से जेएमएम, और ये जेएमएम मान के चल रही है, लोग भी मानते हैं कि जो कांग्रेस को जो ये प्रत्याशित जीत मिली है 16 सीटों का, तो इसमें जेएमएम का बहुत बड़ा योगदान है, और जेएमएम का बहुत बड़ा वोट बैंक का ट्रांसफर भी हुआ है कांग्रेस के साथ। तो हेमंत सोरेन को कांग्रेस हाईकमांड पूरा इग्नोर और दरकिनार करना उसके लिए संभव नहीं है। तो अब इंतजार करते हैं। अब 6-7 दिन हो गया, हम लोग मान के चलते हैं कि 1-2 दिन में, चूंकि वहां विधानसभा का अगला सेशन बुला लिया गया, विंटर सेशन, तो हो जाना चाहिए उससे पहले मंत्रिमंडल का। अमित जी, आपके बातों से ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन अपनी इस पारी में कुछ असर्टिव से भूमिका में है, एक असर्टिव लीडरशिप में है। 34 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला है, और स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस जो 16 सीटें जीत पाई हैं, उसमें योगदान झारखंड मुक्ति मोर्चा का बहुत ज्यादा है। इसलिए मंत्रिपरिषद में जो चेहरा होगा, कांग्रेस हेमंत सोरेन से पूछ कर करे, सलाह लेकर के करे, थोपे नहीं। तो थोपने वाली राजनीति कांग्रेस करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि देश के बाकी राज्यों में जो चुनाव हुआ है, वहां कांग्रेस के लिए बड़े कष्ट वाले नतीजे आए हैं। झारखंड में ही थोड़ी लाज बची है, लेकिन हेमंत सोरेन चाहेंगे कि उनके जो सहयोगी हैं कांग्रेस पार्टी में, वो मंत्री बने, ऐसा अमित जी हमें बता रहे हैं। अमित जी, आपने ये सारे इतनी अटकलबाजी, आज अटकलबाजियों का बाजार गर्म है, और इन अटकलबाजियों के बीच में एक अटकलें ये भी लग रही थी कि कहीं हेमंत सोरेन जयराम महतो को कैबिनेट मंत्री न बनाते हैं। क्या आपको लगता है कि कैबिनेट मंत्री बनाकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा 34 सीट है, 42 का जादुई आंकड़ा है, 81 की विधानसभा है झारखंड की, तो 42 चाहिए, तो वो भी करीबन 42 के करीब पहुंचना चाहेंगे? देखिए, अगर ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मैं तो कल भी अपने पुराने डिबेट में आपको बोल चुका हूं कि हर हाल में वो अभी इंडिपेंडेंट या अपने पार्टी, जो बहुत नई पार्टी है,
तो अगर अगर इनको बनाते हैं तो वो नई पार्टी का जैसा विकास वो चाहते हैं वैसा विकास नहीं होगा। जब आपका किसी एक पार्टी के साथ ठप्पा लग जाता है तो आपका एक लिमिटेशन हो जाता है। और उन्होंने बयान भी दिया है कि मैं 10-12 लाख लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है एक नई पार्टी पर, तो मैं अभी अपने पार्टी के बेस को बढ़ाऊंगा और लोगों के लिए काम करूंगा, और कोई कारण नहीं है कि मैं तुरंत मंत्रिमंडल ज्वाइन कर लूं। तो ये अफवाह मात्र उन्होंने खुद इस बात को खारिज कर दिया है। और मैं भी मानता हूं कि अभी अभी उनके लिए तो स्वर्णिम समय है। इतना कम समय में झारखंड के केवल राजनीति तक ही नहीं, नेशनल लेवल पर भी उनकी चर्चा शुरू हो गई है। तो कुछ तो उनका सपोर्ट बेस अप्रत्याशित रहा है, तो उनको भी कोई जल्दीबाजी में इस तरह का कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि मार्केट में ये भी अफवाह है कि उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा। और अल्टीमेटली इसके चलते क्या होगा कि जेएमएम जिसका 34 नंबर ऑलरेडी आया है उसको उसी को त्याग करना होगा। ये अगर जो फॉर्मूला सेट हुआ है कि 6 मंत्री जेएमएम से होगा, 4 कांग्रेस से होगा और 1 आरजेडी का होगा, तो आखिर ये एक त्याग कौन करेगा? तो इसमें हेमंत और मैं ये भी मान रहा हूं कि अगर हेमंत सोरेन अपने परिवार के किसी एक और सदस्य को अगर बनाते हैं मंत्री, कल्पना सोरेन या वसंत सोरेन में किसी एक को, और एक अगर जयमंगल सिंह को भी दे दिए, तो बाकी जितने बचे लोगों के लिए केवल 3 रह जाएगा जेएमएम में मंत्री बनने का अवसर। पीछे भी आप देखें कि जब एक ही मौका चंपई सोरेन को मिला था मुख्यमंत्री बनने का, तो आज वो जेएमएम के साथ नहीं है। तो अपनी पार्टी के अंदर असंतोष कोई बढ़ाना नहीं चाहता है। कोई बड़ा क्षत्रप उनके अंदर का अगर फिर बगावत कर दे, ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आप बाहर के लोगों को मंत्री बना दिए, अपने परिवार के लोगों को इतना मंत्री बना दिए, तो बाकी हम लोग क्या झोला ढोने के लिए हैं? जो बातें होती है कि परिवारवाद का भी एक लिमिटेशन है और बाकी चीज भी है। तो मैं नहीं समझता हूं कि आज ऐसी कोई परिस्थिति है कि अभी अगर चुनाव नजदीक हो तो इस तरह का कैलकुलेशन राजनीतिक दल करते हैं। आज की परिस्थिति में हेमंत सोरेन इस तरह का कोई निर्णय लेंगे, मुझे नहीं लगता है। तो अमित जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जयराम महतो मंत्री नहीं बनेंगे। जयराम महतो के भी हित में नहीं है, जेएलकेएम पार्टी के भी हित में नहीं है, और जेएमएम के लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हालांकि कोई भी पार्टी चाहेगा कि वो जादुई आंकड़ा तक पहुंच जाए। 34 सीटें आज के तारीख में रिकॉर्ड नंबर है जेएमएम का। 37 सीट ही आज तक का हाईएस्ट नंबर है, जो कि बीजेपी को 2014 में प्राप्त हुआ था। 34 से अगर जयराम महतो मिल जाते हैं तो 35 हो जाता है। अगर चंपई सोरेन वापस आ जाते हैं और वहां पर उपचुनाव होकर के जीत जाते हैं तो 36 हो जाता है। और इस तरह से कुछ तोड़-फोड़ अगर कर पाते हैं बीजेपी के अंदर में तो शायद 42 भी पहुंच जाए जेएमएम। लेकिन जरूरत क्या है, ऐसा अमित जी कहना चाह रहे हैं कि आपकी गठबंधन जो है काफी मजबूत है, सबों का समर्थन प्राप्त है, तो ये सब करने की जरूरत क्या है? पार्टी अपनी ही पार्टी में असंतोष क्यों बढ़ाना? तो नहीं, महत्वाकांक्षा, मैं ये बोल रहा हूँ महत्वाकांक्षा अच्छी बात होती है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा राजनीति में भी घातक होता है। और जो केमिस्ट्री है चुनाव में, तो उसमें अकेला अपने पार्टी का अपना नंबर हो चाहता तो सब है, लेकिन आज जो झारखंड की परिस्थिति है उसमें कोई एक पार्टी उस मैजिक फिगर को पार कर जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा था कि हेमंत सोरेन कोई रिस्क नहीं लेंगे। कोई रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा केमिस्ट्री के साथ चुनाव लड़ा है आपने, तो उसी केमिस्ट्री को बरकरार रखें। और थोड़ा बहुत गिव एंड टेक राजनीति में होता है, गठबंधन की राजनीति में होता है, तो उस गिव एंड टेक को ध्यान में रखते हुए और थोड़ा परिवारवाद को पीछे रखते हुए अगली सरकार का गठन की हम उम्मीद कर सकते हैं, मंत्री परिषद का गठन की उम्मीद कर सकते हैं। जयराम महतो मंत्री नहीं बनेंगे, इसे अमित जी साहब सीधे तौर पे रूल आउट कर रहे हैं। और उनके हित में भी है कि अपनी पार्टी का बेस और बढ़ाएं। जिस राजनीति की शुरुआत किए हैं, मात्र 30 वर्ष का उनकी आयु है। अंग्रेजी से उन्होंने एमए किया हुआ है, पीएचडी भी कर रहे हैं, तो छात्र राजनीति में उनका दबदबा है, लेकिन अभी बेस बढ़ाने में वक्त लगेगा। तो ज्यादा महत्वाकांक्षा अभी तुरंत ना करें, ये अमित जी भी चेतावनी दे रहे हैं कि
अपनी राजनीति पर ध्यान दें, तुरंत फल या फायदे के बारे में ना सोचें। अमित जी, आपने झारखंड में होने वाले मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में हमसे अपने सारे विचार साझा किए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ खूब मात्रा में शेयर भी करें। अमित जी, आपके साथ हम एक नए विषय के साथ फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी।